रास्ते जो आपकी तकदीर बदलते हैं। वेलकम इन ह्यूमन क्रिएटर। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ह्यूमन क्रिएटर पर आप सबों का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। तो हम एक बार पुनः फिर से उपस्थित हैं आप सबों के बीच करंट अफेयर को लेकर। और करंट अफेयर में आज हम लोग बहुत सारी नवीन जानकारियों को सीखेंगे और साथ में ही हम लोग यह भी देखेंगे कि देश और दुनिया में क्या क्या बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई है। और जो है सो हम लोग इसे जानने का प्रयास करेंगे अपने विषय के साथ जोड़ते हुए और समझेंगे इसके साथ ही कई अन्य तथ्यों को भी जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स को। आर्सेलर मित्तल नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? आर्सेलर मित्तल के नए सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है आपके सामने, हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ऑप्शन को देखिए और ऑप्शन के अनुसार अपने उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लक्ष्मी मित्तल, आदित्य मित्तल, करण मित्तल, जेन्युइनो क्रिस्टिनो। क्या है? जेन्युइनो क्रिस्टिनो। तो इसका सही उत्तर होगा आदित्य मित्तल। आर्सेलर मित्तल के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? आदित्य मित्तल। इससे पहले इस पद पर कौन थे? लक्ष्मी एन मित्तल। कौन थे इस पद पर? लक्ष्मी एन मित्तल। बताते चलें, आर्सेलर मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी, कौन सी कंपनी है? स्टील कंपनी है। और ये जो है आदित्य मित्तल, ये लक्ष्मी एन मित्तल के बेटे हैं। कौन है? बेटे हैं। ये वर्तमान में सीएफओ पद पर थे। सीएफओ का फुल फॉर्म होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर थे और इनको अब सीईओ बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सीईओ बनाया गया है। वहीं अब सीएफओ के पद पर कौन है? तो जेन्युइनो क्रिस्टिनो है। कौन है? जेन्युइनो क्रिस्टिनो है। और अब जो है सो लक्ष्मी मित्तल क्या करेंगे? तो लक्ष्मी मित्तल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहेंगे। कौन बने रहेंगे? लक्ष्मी मित्तल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहेंगे। बताते चले, इसकी स्थापना मतलब आर्सेलर मित्तल की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1976 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आईपीएल के आगामी सत्र के लिए संजय बांगड़ पूर्व भारतीय बल्लेबाज जो हैं उनको कौन सी आईपीएल टीम ने बैटिंग के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है? कौन सी टीम ने बैटिंग के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है? तो सबसे पहले बताना चाहूँगा इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग 11 पंजाब। कौन है? किंग्स 11 पंजाब। तो कौन सी टीम ने इसे भारतीय बल्लेबाज हैं ये और कौन सी टीम ने इसे बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। हाँ जी हाँ, विराट कोहली की टीम। किसकी टीम? विराट कोहली की टीम का इसे नया बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये आईपीएल जो है 14वां जो सत्र होगा या 14वां संस्करण जो आईपीएल का होगा उसके लिए बैटिंग सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। बताते चलें 2014 से 19 तक संजय बांगड़ क्या रह चुके हैं? भारतीय टीम के बल्लेबाज कोच भी रह चुके हैं। भारतीय टीम के कौन? बल्लेबाज कोच। तो बल्लेबाज कोच पर इनको हम लोग भारतीय टीम में देख चुके हैं। कह रहा है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को किस
राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? बताएंगे क्या है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा और किस सरकार ने लागू की है, मगर तब तक आप ऑप्शन पर एक नज़र ध्यान दें। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या झारखंड। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या फिर झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली होगा। तो हम लोग जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री फिलहाल कौन है? अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल है। बताते चले दोस्तों, इन्होंने आरटीआई जिसे हम लोग जानते हैं, आरटीआई, राइट टू आरटीआई, तो आरटीआई इन्होंने ही सबसे पहले जो उसे लाने की सिफारिश की थी। किसने? अरविंद केजरीवाल ने। तो इन्होंने ही दिल्ली में कक्षा 9 से जो मेधावी छात्र हैं कक्षा 9 के, वहाँ पर जो है सो 1000 मेधावी छात्रों के लिए, कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति को जो है सो प्रदान करने की घोषणा की है। छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की है। तो किस लिए? विज्ञान प्रतिभा को बढ़ाने के लिए। तो विज्ञान प्रतिभा को बढ़ाने के लिए कक्षा 9 के छात्रों को मेधावी छात्रवृत्ति के तौर पर 5000 रुपये देने का दिल्ली सरकार ने फैसला किया है। तो किस प्रतिभा परीक्षा योजना के तहत? मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा के तहत। ये था आपका मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा दिल्ली का जो सो। आगे देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले, टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय बल्लेबाज। कौन सा बल्लेबाज? छठे भारतीय बल्लेबाज, बॉलर और तीसरे तेज गेंदबाज कौन है? तीसरे मतलब 300 विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं? सॉरी दोस्तों, मैंने शुरू में कुछ आपसे मिस्टेक बोला, यहाँ पर दोहराना चाहूँगा मैं। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन है आपके सामने, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और नटराजन। तो इसका राइट आंसर होगा ईशांत शर्मा। क्या होगा? ईशांत शर्मा होगा। इससे पहले, ईशांत शर्मा से पहले कुंबले के नाम 619 विकेट। कितना विकेट? 619 विकेट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कपिल देव के नाम। किनके नाम? कपिल देव के नाम कितना विकेट है? तो 434 विकेट। और रविंद्र चंद्रन अश्विन के नाम 377 विकेट। जबकि हरभजन के नाम, किनके नाम? हरभजन के नाम 417 विकेट। और जहीर खान के नाम 311 विकेट है। 311 विकेट है। तो ये थे कुछ विकेटों की सूची। उसमें हम लोग देखते हैं कि 29 जून 2007 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईशांत शर्मा ने अपना पहला वनडे मैच खेला था। कब खेला था? 29 जून 2007 को अपना पहला वनडे मैच खेला था। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, क्या है? असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हेमा दास को, ध्यान दीजिएगा एक बार, क्या है? हेमा दास को डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। और हेमा दास का संबंध खेल से रहा है। किससे रहा है? तो खेल से रहा है। अब खेल से रहा है तो आपको बताना है कि हेमा दास कौन से खेल से जुड़ी हुई थी या जुड़ी हुई हैं। कौन से खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, एथलीट, हॉकी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी। क्या है? एथलीट, हॉकी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी। ऑप्शन पर ध्यान से टिक लगाइएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो इसका आंसर होगा एक ही शब्द में एथलीट। क्या होगा? एथलीट होगा। बताते चलें, असम के नागवा जिले के, कौन सा?
नगावा जिले के धींग, कहाँ के धींग गांव के रहने वाली है हिमा दास। कहाँ का? असम के नगावा जिला के धींग का रहने वाली है। और ये आईएएएफ में विश्व अंडर 19-20 चैंपियनशिप में 51.46 सेकेंड में जो है सो विजयी रही थी। और जो है सो 2019 में भी 5 बार यह पदक जीती हुई है। एथलीट में जो है सो विजय रही थी कब? आईएएएफ अंडर 20 में जो है सो चैंपियनशिप में 51.56 सेकेंड में ये जो है सो एथलीट में जो है सो प्रथम रही थी। उसके बाद हम लोग देखे थे कि 2019 में, कब? 2019 में जो है सो ये 5 बार स्वर्ण पदक विजेता भी रही है। 5 बार स्वर्ण पदक विजेता भी रही है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इतना ही नहीं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा ह्यूमन क्रिएटर और सर्च करना होगा। आप सर्च करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आप आज तक के जितने भी पीडीएफ डाले गए हैं उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही आगे वाले जितने भी नेक्स्ट वीडियो के पीडीएफ बनेंगे वो भी वहाँ पर रेगुलर आपको मिल जाएंगे। क्या होंगे? मिल जाएंगे। तो हमारे ह्यूमन क्रिएटर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। कह रहा है, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर की फटने की घटना की पहली तस्वीर किसने जारी की है? हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर के जो है सो फटने से भारी तबाही आई हुई है। तो कह रहा है कि उसकी जो सो पहली तस्वीर किस जारी की है? ऑप्शन है आपके सामने, नासा और है इसरो, आईएमडी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। तो इसका राइट आंसर होगा इसरो। किसने जारी की है? इसरो ने जारी की है। कह रहा है, चीन ने दक्षिणी चीन सागर में पार्सल द्वीप समूह के पास एक देश के युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है। क्या है? पार्सल द्वीप समूह के पास चीन सागर में जो है सो एक युद्धपोत की तैनाती पर चेतावनी दी है। आपको बताना है कि यह युद्धपोत किस देश का है? उत्तरी कोरिया, यूएसए, यहाँ पे दक्षिणी कोरिया होना चाहिए था, मिस टाइपिंग हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग कोरिया कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? यहाँ पे दिल्ली की जगह कोरिया कर लीजिएगा, और फिर जापान। उत्तरी कोरिया, यूएसए, दक्षिणी कोरिया और जापान। तो इसका सही आंसर होगा यूएसए। क्या होगा? यूएसए होगा। वह देश जिसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। हाल ही में बताते चले, वह देश जो सो ईरान के समझौते के साथ लेकर के उपजे संकट के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपनी सदस्यता को वापस ले लिया था, मगर फिलहाल उसने फिर से शामिल होने का जो सो निर्णय लिया है। तो वो देश मैंने हिंट कर दिया है, कौन सा है आप बता सकते हैं? भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। वह कौन सा देश है? अमेरिका है। ये हाल ही में जो है सो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यता को त्याग दिया था। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 फरवरी, 11 फरवरी, 9 फरवरी, 8 फरवरी। तो इसका राइट आंसर होगा 11 फरवरी। क्या होगा? 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। कह रहा है यूरेनियम धातु का उत्पादन कर हाल ही में किस देश ने परमाणु समझौते का उल्लंघन किया है? यूरेनियम धातु का उत्पादन कर हाल ही में किस देश ने परमाणु समझौते का उल्लंघन किया है? बताते चले दोस्तों। यूरेनियम धातु का उत्पादन, यूरेनियम धातु के उत्पादन पर विश्व में एक संगठन बना हुआ है जो इसकी देखरेख करती है। इसलिए बिना संगठन के इजाज़त के जो सो यूरेनियम धातु का उत्पादन प्रतिबंधित है, और वो जो है सो परमाणु समझौते के नियम का उल्लंघन माना जाता है। तो इसका जो है सो बताना है आपको कि किस देश ने परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए यूरेनियम धातु का उत्पादन करने का प्रयास किया है। ऑप्शन है आपके सामने पाकिस्तान, ईरान, इजराइल, जापान। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही चर्चा करेंगे आपका यूरेनियम पर विस्तार से। तो तब तक इसका आप उत्तर बताइए। ऑप्शन आपके सामने एक बार फिर से है पाकिस्तान, ईरान, इजराइल, जापान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ईरान। किस देश ने किया है? ईरान ने किया है। बताना चाहूँगा ईरान का पुराना नाम फारस है। यह तो फारस था, फारस के तौर पर भी इसे हम लोग जानते हैं। इतिहास में इसे मुख्य रूप से फारस ही दिखाया गया है। इसकी राजधानी अभी कहाँ पे है? तो तेहरान है। कहाँ पे है? तेहरान है इसकी राजधानी। और राष्ट्रपति की बात करें हम लोग तो कौन है? हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं। यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं। और अगर हम लोग देखें यूरेनियम धातु को, तो यूरेनियम धातु जो है सो इसका रासायनिक चिन्ह यू होता है और परमाणु संख्या कितना है? 92 है। कितना है? 92 है। बात करें इसकी विशेषता की तो प्रकृति में पाया जाने वाला, प्रकृति में पाया जाने वाला यह सबसे भारी तत्व है। क्या? परमाणु यूरेनियम जो है सो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। इसके 238 समस्थानिक है। कितने हैं? लगभग 238 समस्थानिक हैं। बात करें कि यह किस अयस्क से हमें प्राप्त होता है, यूरेनियम किस अयस्क से हमें प्राप्त होता है, तो इसके अयस्क का नाम है पिंच ब्लेंड। क्या है? पिंच ब्लेंड। रेलवे से संबंधित परीक्षाओं में ये जो जानकारी मैं यूरेनियम से संबंधित दे रहा हूँ, ये मुख्य रूप से पूछ लिया जाता है कि यूरेनियम के धातु का जो है सो अयस्क कौन से अयस्क से प्राप्त होता है यूरेनियम धातु, तो इसका होगा पिंच ब्लेंड। क्या होगा? पिंच ब्लेंड से प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहूँगा जो रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरेनियम धातु का जो सो भारत में यूरेनियम कॉरपोरेट ऑफ इंडिया लिमिटेड उत्पादन करती है। कौन करती है? यूरेनियम कॉरपोरेट ऑफ इंडिया लिमिटेड उत्पादन करती है। और इसकी एकमात्र खान, इसकी एकमात्र खान कहाँ पे है? तो जादूगोड्डा में है। कहाँ पे है? जादूगोड्डा में है। ये झारखंड की जो है सो जादूगोड्डा में है। और झारखंड का कौन से जिले में है? तो हम लोग देखते हैं ये पूर्वी सिंहभूम जिले में है। कौन सा जिला में है? पूर्वी सिंहभूम जिला में है। तो ये बहुत ही जो सो इम्पोर्टेंट है, इसे आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। वैसे इसकी बात करें तो खोज कब की गई थी? तो 1789 ईस्वी में की गई थी। और दोस्तों सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसका नाम यूरेनस ग्रह के नाम पर किया गया था। किस ग्रह के नाम पर किया गया था? यूरेनस ग्रह के नाम पर किया गया था। और यूरेनस ग्रह के नाम पर ही इसका नाम यूरेनियम रखा गया। क्या रखा गया? यूरेनियम रखा गया। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और करंट अफेयर। तो दोस्तों हम लगातार आप सबों के बीच करंट अफेयर को प्रस्तुत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ में जीके जीएस को भी जोड़ रहे हैं ताकि आपकी अवधारणा जो है सो एक इस प्रकार से विकसित हो सके और इस प्रकार से आपका दिमाग इसे ग्रहण कर सके कि वो ज़्यादा दिनों तक आपके दिमाग में बैठा रहे। इसीलिए हम इतिहास, भूगोल,
और पॉलिटिकल, भूगोल और पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक्स सहित अन्य विषयों को यहाँ पर अभी देख रहे होंगे आप, हमने विज्ञान विषय से भी जोड़ने का प्रयास किया है। तो इसी तरह से हम रोज आपके सामने लाते रहेंगे, इसी तरह से नई नई जानकारी एकत्रित करके आपके लिए, ताकि आपको जो है सो अच्छे तरीके से, सुलभ तरीके से याद हो सके, और इस प्रकार से आप करंट अफेयर के साथ साथ अपने विषय को मजबूत बना सकें। दोस्तों, करंट अफेयर की हम लोग यदि बात करें तो करंट अफेयर सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर नहीं देखें, ये देखा जाए तो फिलहाल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्य रूप से शामिल हो रहे हैं। इसलिए यदि आप करंट अफेयर की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें, अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए आमंत्रित करें। दोस्तों, इसके साथ ही बहुत ही जल्द हम आप सबों के लिए झारखंड का भी क्लास लाने वाले हैं। जेपीएससी और जेएसएससी की जो मुख्य रूप से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम झारखंड का जो है सो अब वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल ह्यूमन क्रिएटर से जरूर जुड़ें, ताकि हर रोज़ आपको पीडीएफ मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, और करेंगे पोस्टमार्टम कल एक नए टॉपिक में, एक नए प्रकरण का। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।